हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीएससी में जो कंपलसरी इंग्लिश पेपर होता है उसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्जांपल जनरली आ ही जाता है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमारी दूसरी क्लास है जो कि क्वेश्चन टैग पर ही बेस्ड है। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। मैं आज जितना इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। आपको यकीन ना हो तो देख भी लीजिए, टाइप 2 के एग्जांपल्स मैंने यहाँ तक करा दिए थे। आज हम लोग करेंगे टाइप 3। अच्छा, ये जो मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ इसका कतई मतलब ये मत समझिएगा कि अब ये एसएससी या किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में काम नहीं करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये किसी भी एग्जाम में काम करेंगे। बस यूपीएससी के लिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के बच्चे प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो ये उनका थोड़ा अटेंशन मिल जाता है, अदरवाइज ये हर एक एग्जाम में काम करेगा। तो टाइप 3 में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहा हूँ। इसके सारे बेसिक्स को मैंने पढ़ा दिया है, तो बेसिक्स की बात तो यहाँ होगी नहीं, एक बार रिवीजन राउंड मार दूं इसमें। क्वेश्चन टैग में दो तीन बातें आपको दिमाग में रखनी होती हैं। पहला कि क्वेश्चन टैग में वर्ब को अगर नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो वो अब्रिविएटेड फॉर्म में होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन, नॉट अ नाउन। अब इसमें दूसरी बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात कि अगर क्वेश्चन टैग में आपको यूज करना है कुछ तो स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। बस इन्हीं बातों को दिमाग में रखना है। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप 3 में मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां। ही कट द एप्पल, ये रहा एग्जांपल। यहीं पे लगाना है आपको क्वेश्चन टैग। मैंने यहां पे लिखा दूसरा एग्जांपल, दे कट एन एप्पल। ठीक है, ऐसे लगा दिया। एक काम करते हैं ना, नीचे वाले में अ लगाया है वो भी ऐसा ही दिख रहा है ना, तो उसको भी एन ही कर देते हैं। सॉरी, एन लगाया है। अब हमें ये पता करना है इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा। एक चीज तो बड़ा आसान है भाई, कि जो सब्जेक्ट वहां पे दिया है दोनों के दोनों प्रोनाउंस ही हैं। तो हमें पता है कि जो सब्जेक्ट वहां का होता है वही सब्जेक्ट यहाँ का होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। तो ये है तो यहाँ ही हो जाएगा, और वो दे है तो यहाँ दे हो जाएगा। वो अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव, और ये अफर्मेटिव तो ये नेगेटिव। अगर उनमें से कोई एक नेगेटिव रहा होता तो ये अफर्मेटिव हो जाता। अफर्मेटिव का मतलब ये निकलता है कि नॉट का यूज इसमें नहीं किया जाएगा। तो आइए भाई समझते हैं इसको जल्दी से। ही कट एन एप्पल। हमें ये पता करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक लगा नहीं पाएंगे। तो मैं समझाता हूं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं दोस्तों, जैसे कट, पुट, हिट, बर्स्ट, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट, बिड। अगर इसका मतलब ऑक्शन है, बोली लगाना है, तब बिड बिड विद्युत होता है ऑक्शन। और क्या बता दें भाई आप लोगों को, यहाँ पे एटसेट्रा कर दें क्या, स्प्रेड, रीड, एटसेट्रा कर देते हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं कि इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑल आर सेम। अब मुद्दा ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये कब सेकेंड फॉर्म है, कब फर्स्ट फॉर्म है और कब थर्ड फॉर्म है। वेरी सिंपल। अगर इनके पहले, अगर मान लेते हैं कट कहीं लिखा है, हमें ये पता करना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो मान लेते हैं कि अगर कहीं पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब वो चाहे बी की फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हैव के फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हो। हैव का मतलब हैव, हैज, हैड। इसके बाद अगर लिखा है तो ये थर्ड फॉर्म ही होगा। यानी मैं अगर मैं बात करूं कि कट हो गया प्रेजेंट फॉर्म, ये वाला कट हो गया पास्ट फॉर्म, और ये वाला कट हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मान लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये है? तो ये थर्ड फॉर्म केवल तभी माना जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब इसके पहले थर्ड फॉर्म हो, सॉरी कोई हेल्पिंग वर्ब हो। अगर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है ना, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो इसकी समस्या तो खत्म भाई। इसकी प्रॉब्लम तो हमारी खत्म हो गई कि थर्ड फॉर्म कैसे पहचानेंगे भाई। कोई कोई हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो हम उस कट को थर्ड फॉर्म मान लेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हम उसे थर्ड फॉर्म नहीं मानेंगे। अब बात फंस गई यहाँ।
अब ये पहचानने का सिंपल सा तरीका है, देखिए जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो जो ही है इट इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो अब मुद्दा ये फंस गया यहाँ पे कि ये वाले कट को क्या माने, प्रेजेंट माने कि पास्ट माने। तो देख लीजिए, अगर ये प्रेजेंट रहा होता, प्रेजेंट फॉर्म, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ अगर हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो इसमें एस या ईएस तो लगा हुआ है नहीं, तो इसका ये मतलब है कि अब ये सेकेंड फॉर्म है, अब ये सेकेंड फॉर्म है। अब जब वो सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे अगर आपने किसी ने फर्स्ट फॉर्म समझ के उसको डजन मार दिया होता तो ये गलत हो जाता, इसको आपको मारना पड़ेगा डेंट। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और इसमें एस या ईएस ना लगा हो, डायरेक्ट ऐसे ही आ गया और बिना हेल्पिंग वर्ब के, तब वो हमेशा सेकंड फॉर्म ही होगा। लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ तो एस या ईएस लगाते नहीं, फर्स्ट फॉर्म रहेगा तब भी कट ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म रहेगा तब भी आपका कट ही लगाएंगे, तब कैसे पहचानेंगे? यानी यहाँ पहचान नहीं पा रहे। तो जब यहाँ पहचान नहीं पा रहे तो ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। तो जब ये दोनों हो सकता है तो फर्स्ट फॉर्म मानेंगे तो इसको मान लीजिएगा डोंट, सेकंड फॉर्म मानेंगे तो इसको मान लीजिएगा डिडंट या फिर डेंट। समझ में आई बात? तो दोनों में से जो भी पेपर में दिया रहेगा उसको उठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। टाइप 3 के क्वेश्चंस बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। अब हम इसमें करने चल रहे हैं टाइप 4। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4। चलिए इस पे भी कुछ वर्क कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत की बात है। तो इसके लिए पहले ना कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। एग्जांपल्स लिख देने से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। पहला मैंने लिखा देयर अपीयर्स नो हैप्पीनेस इन द हॉल। देयर अपीयर्स नो हैप्पीनेस इन द हॉल। एक एग्जांपल ये रहा, इसका क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। द सेकेंड एग्जांपल इज समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग, यहां भी क्वेश्चन टैग लगाना है। थर्ड वन, नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट। फोर्थ वन देख लेते हैं भाई, यहां पे दिस इज माई, दिस इज माई बैग। ऐसे हो गया। एक और लिख लेते हैं यहां पे, फिफ्थ वन, दिस बॉय इज हार्ड वर्किंग। अब इसका भी आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। अब मैं एक काम करता हूं, और भी कुछ एग्जांपल्स इसी पैटर्न के हैं उनको लिख लेता हूं, उसके बाद इनके क्वेश्चन टैग पे हम लोग एक एक करके वर्क किया जाएगा। जैसे सिक्स्थ एग्जांपल अगर मैं लिखूं, सो दैट इज अट्रैक्टिव। दैट इज अट्रैक्टिव, ये रहा। सेवेंथ वन, दीज आर माई फ्रेंड्स। एक और, एट, दीज बुक्स आर कॉस्टली। एक और लिख लेते हैं यहां पे हम लोग, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। ये रहा क्वेश्चन टैग। एक और लिख लेते हैं, 10, वन बॉय कांट डू इट। ये देखिए हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में हमें ये पता करना है कि इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो आइए मैं इधर ही से घूम के उल्टा करके आए, क्या सीधा करते हैं, यहां से करते हैं।
देखिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर ही बनेगा। यहां सब्जेक्ट वाली समस्या तो खत्म। अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, इसका जो प्रोनाउन वाला पार्ट आएगा सब्जेक्ट में वो इट है, तो वहां समथिंग आया है ना सब्जेक्ट, तो समथिंग का जो सब्जेक्ट बनेगा दैट वुड बी इट। नथिंग दिया गया है तो इसका भी क्या बनेगा, इट। अगर किसी सेंटेंस में दिस ही सब्जेक्ट बन गया है, दिस, किसी सेंटेंस में दिस है और दैट है, अगर ये खुद सब्जेक्ट है, खुद ही सब्जेक्ट है, तब तो भाई इसका भी जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो इट ही बनेगा। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो यही है, तो यानी कि जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इट। यहां इट आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे दिस का इट था तो यहाँ भी वही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दिस दिया गया है वो डिटर्मिनर है। ये क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। तो जब दिस दैट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो जो ये नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है। जब अकेला रहेगा तब इट होगा, लेकिन दिस दैट के बाद जो लगा रहेगा ना वही माना जाएगा। क्योंकि बॉय लिखा गया है ना, सिंगुलर है तो ही होगा। अगर वहां गर्ल लिखा रहा होता तो यहां पर शी हो गया होता। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। यानी इतने देर में हम लोगों ने सब्जेक्ट का पता लगा लिया। सब्जेक्ट का पता आगे भी लगा लेते हैं। तो दैट का तो मैंने बताया ही था, इट। लेकिन दैट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन लग गया होता, जैसे दैट गर्ल तो शी हो जाता। वही दीज वाला भी है और दोज वाला भी। दीज जैसे दिया गया है, अब यहाँ का यही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दीज सब्जेक्ट नहीं है, डिटर्मिनर है। वाई? बिकॉज देयर इज अ नाउन। जो नाउन लिखा रहेगा उसी के हिसाब से लगेगा। और जो दीज होता है, दीज मैं यहां लिख देता हूं, जैसे कि दीज कहीं हो गया, दोज कहीं हो गया, तो अगर ये खुद ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि कुछ प्रोनाउन है, तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा ना क्वेश्चन टैग का दे। लेकिन इनके साथ मान लेते हैं कि दीज है, दोज है, इनके साथ कोई नाउन आ गया, तो जाहिर सी बात है कोई नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। तो ये जो दीज और दोज है, दिस विल बी अ डिटर्मिनर। जो सब्जेक्ट रहेगा वो यही रहेगा। तो अच्छा, इसमें क्या होता है दोनों में ना, कि दे का कोई सिंगुलर तो होता नहीं, लड़की लड़का पता चलता नहीं है। तो दीज दोस्त चाहे सब्जेक्ट मान लीजिए, चाहे कोई नाउन लगा दीजिए, दोनों का दे ही बन जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं भी पता होता तो आप सही ही कर लेते। तो बुक्स आया है तो लिविंग बॉडी हो चाहे नॉन लिविंग बॉडी हो, उनके साथ हम दे का ही यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। वन की अगर बात किया जाए, वन, तो एक होता है वन फैमिली, एक होता है वन फैमिली। इसका मतलब होता है एवरीवन, हर एक आदमी की बात हो रही है। तो अगर वन इस सेंस में यूज होता है तब तो वन जो है इसका सब्जेक्ट भी इधर वन ही रहेगा। लेकिन अगर वन के साथ कोई नाउन आ गया, तो अब डिपेंड करेगा कि ये जो नाउन है ना वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो नाउन कोई मेल है तो भाई सिंगुलर ही है तो ही रहेगा, फीमेल है तो शी हो जाएगा। तो वहां बॉय लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनके वर्ब्स की तरफ कि भाई अगर क्वेश्चन टैग हम यूज कर रहे हैं तो इनमें वर्ब भी तो यूज करना ही है। अगर हमें इन पे वर्ब यूज करना है तो वो वर्ब का नंबर क्या होगा ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई देख लेते हैं इसको भी। देयर अपीयर्स नो हैप्पीनेस इन द हॉल। अब ये जो सेंटेंस है इसका वर्ब है ये, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये नो लग गया है तो नेगेटिव हो गया है। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है या तो डू या तो डज। चूंकि अपीयर्स लगा है तो हमें ये भी बात पता होगी कि जो सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं एक्चुअल में उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। तो हैप्पीनेस इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर। इसका वर्ब वहां है इसीलिए वो अपीयर्स लिखा गया है। तो वो सिंगुलर है तो हमें डज लगाना पड़ेगा, और वो चूंकि खुद ही नेगेटिव है तो अगर आपने इसे ना ऐसे कर दिया डजंट,
ये गलत हो जाएगा। आपको बस इसको लगाना है डज देयर। समथिंग इज मिसिंग की अगर बात किया जाए तो समथिंग तो एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है। अगर ये एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा है तो ये नेगेटिव बनेगा। इज ऑलरेडी दिया है तो इसको इजंट बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इज नॉट लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। नथिंग तो खुद ही नेगेटिव है। अब मान लेते हैं कि आपने देखा कि इधर नॉट नहीं है और आपने इसको बना दिया ऐसे इजंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नथिंग तो खुद ही नेगेटिव है। तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो इसको सिर्फ लिखेंगे हम इज इट। दिस इज माई बैग अफर्मेटिव है तो इसका बन जाएगा इजंट। ये अफर्मेटिव है तो ये भी क्या बन जाएगा, इजंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको इतना समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बना आपका दैट इज, तो इट तो लग ही गया है, ये अफर्मेटिव है, तो इधर हमको नेगेटिव बनाना है। बिल्कुल आसान है। अब हम आते हैं इस पे, दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये आर क्या बना है आपका, अफर्मेटिव है, तो हमें यहां पे करना पड़ेगा आंट। ये भी अफर्मेटिव है तो इसे भी करना पड़ेगा आंट। अब ये तो शुड आया है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा इसको भी, तो ये बन जाएगा शुडंट। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव वाला नहीं आया, तो समझ ही गए हैं। एक क्लास और बची है ना इसके बाद इस पे, तो उसमें हम लोग नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को खूब देखा जाएगा। ये कांट देखिए नेगेटिव आ गया है तो कैन है, तो ये बन जाएगा कैन ही। तो ये रहा हमारे टाइप 2 में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न। अभी इसमें हम लोग टाइप 2 नहीं था, आई थिंक टाइप 4 था। ये वाला क्या था, टाइप 4। हाँ जी। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप 5। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 5। टाइप 5 में भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर काम खत्म करेंगे, एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे जो कि आपको क्वेश्चन टैग पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, यू विल, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, आई शैल हेल्प यू इफ यू गो देयर। इसको बनाना है हमें क्वेश्चन टैग। क्या बनेगा इसका, दूसरा मैंने लिख दिया कि ही विल कम टू मी बट आई शैल नॉट टॉक टू हिम। अब ये देखिए हमारा है क्वेश्चन टैग, इन दोनों का बनाना है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में पहले समझना पड़ेगा कि किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब तक जो आप लोग क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि एक ही सब्जेक्ट था, एक ही वर्ब था। लेकिन अब जो सेंटेंस आपने पाया, आपने पाया कि देयर इज अ कंजंक्शन, देयर इज अ कंजंक्शन। तो जाहिर सी बात है कि ये एक क्लॉज हो गया। कंजंक्शन नाम आते ही जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं फिर वो सेंटेंस नहीं होते, उन्हें क्लॉज कहते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय क्लॉज? Clause is a part of a sentence having its own subject and predicate. So what I want to tell you using the term clause, तो जो clauses होते हैं ना, जैसे कि ये वाले सेंटेंस की बात करूं तो ये जो if कंजंक्शन यूज हुआ है, दिस इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मुझे कैसे पता चला? देखिए सिंपल सी बात बताऊं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना उन्हीं को याद रखिए, इसके अलावा जो बचेंगे ना वो सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर फैन बॉयज। Coordinate conjunctions are fan boys. Fan boys means for and nor but or yet so। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में कोई कंजंक्शन आया है तो वो आपका रहेगा सबऑर्डिनेट ही, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जिस वाले कंजंक्शन के बगल में जो क्लॉज लिखा रहेगा उसका नाम भी वही बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस वाले क्लॉज का नाम बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। हालांकि सबऑर्डिनेट पहले लिखना था, जगह नहीं था उधर ना। जिसमें नहीं लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज। वही काम इधर करना है। बट इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आने पे जो बगल में लिखा रहेगा वो वही क्लॉज बन जाएगा। तो द नेम ऑफ द क्लॉज इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज।
ठीक। तो जब आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखाई दे, जैसे कि ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, है ना, कंपाउंड सेंटेंस। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस देखे जिसमें क्लॉजेज आ जाए, तो अब एक कंफ्यूजन तो आपको आ ही सकता है ना कि सर जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे उसमें कौन सा सब्जेक्ट यूज करें। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आएगी। तो लेट मी टेल यू, कभी भी क्वेश्चन टैग आपको यूज करना हो तो वो मेन क्लॉज के हिसाब से यूज करते हैं। तो बल्कि मैं इसको लिख भी देता हूं, मैं यहां इसे लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड, क्वेश्चन टैग is used according to the main clause। जो भी मेन क्लॉज दिया रहेगा हम क्वेश्चन टैग उसी के हिसाब से यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का मेन क्लॉज है ये, तो इसका सब्जेक्ट है आई, यहां पे यू ताती नहीं लगाएंगे। वो शैल लिखा है तो अफर्मेटिव है, तो इसको हम लोग बना देंगे शैंट। जैसे यहां देखिए, ही विल कम टू मी बट आई शैल नॉट टॉक टू हिम। इसका जो मेन क्लॉज है वो है ये, यानी क्वेश्चन टैग में हम लगाएंगे ही, आई नहीं लगाएंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक कंफ्यूजन और बन सकता है, सर अब क्या करें, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव दिया तो क्या अफर्मेटिव नहीं। क्वेश्चन टैग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन क्लॉज। If the main clause is negative, question tag would be affirmative. If it is affirmative, that would be negative. आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस में लिखा गया है, पूरा मतलब उसी से है। तो वो अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव ही बनेगा, want ही। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन टैग पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसको सीखेंगे। तो बस इसमें हम लोगों ने 5 देखा है टाइप। अगली क्लास में मिलेंगे और भी जो बचे हुए टाइप हैं उनको भी देख लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।